हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है हमारा इकोनॉमिक्स का थर्ड वीडियो, ठीक है, थर्ड लेक्चर। तो अब हम कल तक हमने 20 ईयर्स के जो शिफ्ट डिस्कस करे थे वो हमने हिस्ट्री डिस्कस कर ली थी। अब हम डिस्कस करेंगे आरबीआई को। ठीक, देखिए आरबीआई इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में आरबीआई एक्ट आया जिससे कि ये जो उसकी ओनरशिप थी वो पब्लिक ओनरशिप में ट्रांसफ़र हो गया। फिर 1 जनवरी 1950 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ गया। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखें तो आरबीआई गवर्नर के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। उसमें 4 डिप्टी गवर्नर थे। कौन कौन से? पहला चार डिप्टी गवर्नर थे। उसके बाद में हम गवर्नर्स की बात कर रहे हैं। पहला आरबीआई गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, पहला आरबीआई गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख और शक्तिकांता दास, ठीक है, वो भी के हैं। और इससे पहले उर्जित पटेल, ठीक है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस की बात करते हैं। अगर हम आरबीआई के फंक्शंस की बात करें तो कुछ ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं, कुछ नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन होते हैं। ट्रेडिशनल फंक्शन की बात करें तो इसके नोट छापना, फॉरेन रिजर्व्स रखना, बैंकर्स ऑफ द बैंक है, ये गवर्नमेंट बैंक है, बैंक लीडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ठीक, कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड सम कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, सारे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है और कुछ हद तक एनबीएफसीज को। शेड्यूल्ड बैंक्स हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस गिवन बाई आरबीआई। जितने भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं उन सबको आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। 1/4 बैंक इन रूरल एरियाज एक्सेट्रा, ठीक है। बाय मेकिंग 25% ऑफ ब्रांचेज इन रूरल एरियाज, बैंक्स आर इन नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम आरबीआई टू ओपन ब्रांचेज इन एरिया। 25% ब्रांचेज रूरल एरियाज़ में बनाने के बाद बहुत ज़्यादा इजी हो गया है रूरल पॉपुलेशन को मनी को, फंड्स को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इसका फंक्शन होता है ट्रेडिशनल। कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स, मतलब फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कस्टोडियन होता है, अपने पास रखता है। इशू करेंसी अबव 1 रुपी, 1 रुपी के बाद की जितनी भी करेंसी होती है वो कौन छापता है? आरबीआई। 1 रुपी कौन छापता है? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑल जितने भी कॉइन्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और उसमें साइन किसके होते हैं? फाइनेंशियल सेक्रेटरी के होते हैं, बट सर्कुलेटेड बाय आरबीआई, ठीक है। बट आरबीआई सर्कुलेट करता है उन कॉइन्स को। हाईएस्ट 1000 रुपी नोट है, 2000 रुपी नोट। 10,000 हाईएस्ट 10,000 रुपी नोट। और 1977 में 10,000 रुपी नोट चलता भी था, लेकिन डिमोनेटाइज्ड जनता गवर्नमेंट, इंदिरा गवर्नमेंट फायर्ड। 1977 नेशनल इमरजेंसी, फर्स्ट डेमो 1947 में टू रिमूव ब्रिटिश करेंसी। ये हमें बता रहे हैं कि क्या क्या डिमोनेटाइज्ड कब कब हुआ था। जनता गवर्नमेंट के टाइम, इंदिरा गवर्नमेंट फायर्ड, 1977 में नेशनल इमरजेंसी हुई और पहला इसका जो डेमो था वो 1947 में ब्रिटिश करेंसी को रिमूव करने के लिए डिमोनेटाइजेशन आया। ईयरली फाइनेंस्ड अप टू 10,000 करोड़, हर साल 10,000 करोड़ को फाइनेंस करता है आरबीआई। फाइनेंशियल ईयर जुलाई से लेकर जून तक का होता है आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसके लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम यूज़ करा जाता है। क्या? मस्ट कीप बैकलॉग करेंसी, ये लोग बैकलॉग करेंसी यूज़ रखते हैं। 200 करोड़ रिजर्व में रखनी होती है। टू इशू 10,000 करोड़ ईयरली और 115 करोड़ गोल्ड की फॉर्म में रखते हैं और 85 करोड़ हार्ड करेंसी की फॉर्म में। तो 85 करोड़ हार्ड करेंसी की फॉर्म में, 115 करोड़ गोल्ड की फॉर्म में, और ठीक है। नेक्स्ट नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन देख लेते हैं। टेम्पररी कम्स एंड गोज़, ठीक है। इसका टेम्पररी मतलब जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह जैसे हैं वो टेम्पररीली आते हैं और जाते हैं, ये सब। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया देख लेते हैं। पहला बैंक जो है वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में आया था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी, बट कांट रन वेल, ठीक से काम नहीं कर रहा था इसलिए कोलैप्स हो गया था। तीसरा बैंक 3 बैंक्स बाई ईआईसी के द्वारा 3 बैंक्स थे। पहला कौन सा? बैंक ऑफ बंगाल, मतलब जो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंसीज थी। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है, मेयरली इन देयर प्रेसिडेंसीज, ठीक है, उन्हीं प्रेसिडेंसीज में था। 1865 में इलाहाबाद बैंक, ओल्डेस्ट बैंक सर्वाइविंग, वाज सेम नेम। इसके हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, इलाहाबाद में नहीं था, ठीक है।
तो सबसे जो पुराना बैंक है वो कौन सा, इलाहाबाद बैंक। 1881 में डिस्कस करेंगे अभी। 1894 में पीएनबी जो कि पहला बैंक था विद इंडियन कैपिटल। ओनली इंडियन मनी वॉज इन्वेस्टेड, ठीक है, ओनली इंडियन मनी इन्वेस्ट हुई थी पंजाब नेशनल बैंक में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो तीनों बैंक मर्ज हो गए थे, जो मद्रास और बंगाल और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थे। उसके बाद में 1921 में इंपीरियल बैंक था, परफॉर्म फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक के काम करता था वह 1934 तक। 1955 में एसबीआई एक्ट आया, ठीक है। अभी जो ये सब चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और ये एक्ट किसके अंडर आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। 7 एसोसिएट थे, कौन कौन, हैदराबाद, ट्रेवनकोर, पटियाला, बीकानेर एंड जयपुर, मैसूर, ठीक है, सौराष्ट्र, ठीक है, सौराष्ट्र और इंदौर। 2008 एंड 10 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र एंड इंदौर मर्ज हो गए। 1 अप्रैल 2017 में 5 एसोसिएट्स मर्ज हो गए। रीज़न क्या था, नरसिम्हा कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि भारतीय महिला बैंक मर्ज हो गया एसबीआई के साथ। सेटअप हुआ था 2013 में। रीज़न था इसका कि एक्चुअली रिकमेंडेशन जो दी गई थी वो 1981 में दी गई थी, ग्लोबल बैंक को प्रमोट करने के लिए, है ना, एसबीआई था। तो ये सब हमने हिस्ट्री बैंक की डिस्कस करी। एक बार फिर से देख लेते हैं फंक्शंस जो आरबीआई के हैं। हमने फंक्शंस की नहीं, हम यहाँ से बात कर रहे थे आरबीआई के। अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ। तो आरबीआई इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में आरबीआई एक्ट आया, जिसके बाद पब्लिक ओनरशिप दे दी गई। पहला 1 जनवरी 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ गया। इसका स्ट्रक्चर क्या था कि आरबीआई गवर्नर के पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी, 4 डिप्टी गवर्नर थे इसके अंदर, ठीक है। पहला गवर्नर कौन सा था, सर ऑसबर्न स्मिथ। पहला इंडियन गवर्नर था सीडी देशमुख। प्रेजेंट के हैं शक्तिकांत दास, और इससे पहले थे उर्जित पटेल, ठीक है। अब हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शन में, ट्रेडिशनल फंक्शन में नोट छापना, फॉरेन रिजर्व रखना, बैंकों का बैंक है ये, लीडर है, और पूरा बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करता है, एनबीएफसीज को भी कंट्रोल करता है। शेड्यूल्ड बैंक्स जो हैं वो सारे आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। 25% इसकी ब्रांचेस जो हैं रूरल एरियाज़ में बनी हुई हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स है ना, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स। इशू करेंसी अबव 1 रुपये से बढ़कर करेंसी को इशू करता है। 1 रुपया कौन इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और जो साइन कौन करता है, फाइनेंशियल सेक्रेटरी 1 रुपया। बाकी जो करेंसीज है वो आरबीआई गवर्नर साइन करता है, ठीक है। लेकिन जो ये कॉइन्स हैं वो आरबीआई सर्कुलेट करता है। हाईएस्ट 10,000 रुपये का नोट है, जो 1977 में ये 10,000 रुपये का नोट चलता भी था। डिमोनेटाइजेशन आया तो जनता गवर्नमेंट के टाइम, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम, 1977 के टाइम, नेशनल इमरजेंसी के टाइम, और पहला जो इसका डेमो था वो 1947 में ब्रिटिश की करेंसी को रिमूव करने के लिए करा गया। हर साल फाइनेंस करते हैं 10,000 करोड़ का। आरबीआई फाइनेंशियल ईयर होता है जुलाई से लेकर जून तक, ठीक। फॉर दिस मिनिमम रिजर्व यूज़ करा जाता है, जो कि हम बैकलॉग में रखते हैं। जितनी करेंसी छापते हैं 200 करोड़ इनको रिजर्व में रखने होते हैं। 200 में से 115 गोल्ड की फॉर्म में और 85 करोड़ हार्ड कॉपी की फॉर्म में, हार्ड करेंसी की फॉर्म में। नॉन ट्रेडिशनल इसका ये है कि भाई कुछ टेम्प्ररी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब बात करते हैं बैंकिंग की हिस्ट्री की। तो पहला बैंक जो था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में आया था अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा, बट ये चल नहीं पाया तो इसलिए कोलैप्स हो गया। 3 बैंक कौन से थे, 1806 में आया था बंगाल का बैंक, बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में यानी कि 34 ईयर्स बाद बैंक ऑफ बॉम्बे, और फिर था मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। ये मेयरली अपने अपनी प्रेसिडेंसीज़ में थे, अपने अपने एरिया में थे। 1865 के टाइम पे इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर कैलकाटा में था। नेक्स्ट 1894 में हम बात करें तो पीएनबी था, जिसमें सिर्फ इंडियन कैपिटल थी, ठीक है, और इंडियंस ही अपने मनी इन्वेस्ट करते थे। अब बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस टाइम पे ये कब बना, तीनों बैंकों को मर्ज होने के बाद 1921 में। ये सारे फंक्शन सेंट्रल बैंक सारे फंक्शन करता था 1934 तक। 1955 में क्या हुआ, एसबीआई एक्ट लाया गया, और फिर इस एसबीआई एक्ट के द्वारा इसको एसबीआई बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत था। 7 इसके एसोसिएट्स थे, क्या क्या थे, हैदराबाद, ट्रेवनकोर, पटियाला, बीकानेर एंड जयपुर, मैसूर, सौराष्ट्र और इंदौर, ठीक है। 2008 और 10 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र और इंदौर को मिला दिया गया,
ठीक है, 8 और 10 में, 17 में मतलब 7 साल बाद 5 एसोसिएट को मर्ज कर दिया गया। रीज़न ये था कि नरसिम्हा राव की कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए थे। इसके अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो भारतीय महिला बैंक को मर्ज कर दिया गया SBI के साथ, ठीक है, जो कि 2013 में सेटअप हुआ था। इसका रीज़न ये था कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, और एक्चुअली जो इसकी रिकमेंडेशंस थी वो 1981 में दी गई थी, 1981। उसके प्रमोट 2013 में तो सेटअप हुआ है ना, 1981 में रिकमेंडेशन दी गई थी, और ग्लोबल बैंक प्रमोट करने के लिए SBI था। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं नेशनलाइज्ड बैंक की। नेशनलाइज्ड बैंक क्यों था? ताकि वो प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर कंपनी में कन्वर्ट कर दे, कन्वर्टिंग द प्राइवेट सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर कंपनी। इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आई थी कि प्राइवेटली ओन्ड बैंक्स थे, है ना, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ थी, पैसा खाना, ये सब चीज़ मोस्टली इन अर्बन एरियाज़ में था, और उसका अपर क्लास ही ज़्यादातर रीच कर पाती थी। गांव के लोगों को पता ही नहीं था बैंक क्या, ज़्यादा वो लोग नहीं जाते थे। जब लोगों को ज़रूरत पड़ी तो वो मनी लेंडर के पास जाते थे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की क्या विश थी? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब आई तो 14 टॉप बैंक को नेशनलाइज करा गया, ठीक है, 50 करोड़ के जिनके पास संपत्ति थी। 1980 के टाइम में 6 बैंक को 200 करोड़ के साथ, भाई आपके पास 200 करोड़ होने चाहिए, तो उनको नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है, 6 बैंक्स को 1980 में मैं कह रही हूँ। फिर उसके बाद में सेवरल एक्ट्स आए, पास होते गए, और डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कि भाई किसी का पैसा मारा ना जाए, ठीक है, और सब लोगों की भलाई के लिए 20 नेशनलाइज्ड बैंक्स होने चाहिए। वी हैव 19 नेशनलाइज्ड और एक SBI, है ना, तो 19 नेशनलाइज्ड और एक SBI। SBI नेशनलाइज नहीं था, इज़ नॉट नेशनलाइज, सॉरी, बिकॉज नॉट एक्वायर्ड फोर्सफुली बाय गवर्नमेंट, ठीक है, सिंस एक्ट वॉज पास, तो इसलिए फोर्सफुली गवर्नमेंट से नहीं एक्ट हुआ था, इसलिए हम नेशनलाइज नहीं मानते हैं। 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया आया, जो कि बैंकरप्ट हो गया, फिर उसको मर्ज करना पड़ा PNB के साथ। गवर्नमेंट बैंक जो था IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। तो बैंक 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक। सबसे पहले शेड्यूल्ड बैंक डिस्कस कर लेते हैं। शेड्यूल्ड बैंक रजिस्टर्ड अंडर सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में हमने इसको रजिस्टर कर रखा है। लिस्ट इसकी डायनेमिक है, चेंज होती रहती है शेड्यूल बैंक की लिस्ट। बैंक फॉलो करते हैं RBI के रूल्स, और मॉनेटरी सपोर्ट भी इनको RBI से मिलता है। टाइप्स की अगर हम देखें तो शेड्यूल्ड बैंक में भी टाइप्स होते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स और RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स। जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, उनको सिर्फ एथिकली उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। तो इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं भाई, पब्लिक बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं। पब्लिक बैंक्स कैसे होते हैं कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गए, है ना। प्राइवेट में कौन कौन से आ गए? इंडियन प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। बस फ़र्क कितना होता है, पब्लिक में थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता उसके गाइडलाइंस, लेकिन हाँ सेफ्टी रिक्वायरमेंट से पब्लिक ज़्यादा बेटर होते हैं। फिर हम अगर RRB की बात करें तो RRB 1975 में ओपन हुआ था, बट एक्ट जिसका पास हुआ था वो 1976 में पास हुआ था। वो रूरल एरिया में सेटअप करा गया था, जैसे कि एपेक्स बैंक है आपका, SBI। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? लोन टू एग्रीकल्चरल फार्मर्स, जो खेतीबाड़ी वाले फार्मर्स हैं उनको लोन देना, स्मॉल बिजनेसेस वालों को लोन देना, ठीक है। अर्लियर नॉट एस्टेब्लिश्ड एज प्रॉफिट मोटिव, तो RRB स्टार्टिंग में प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं बनाए गए थे, बट नाउ चेंज टू प्रॉफिट मोटिव। अब तो प्रॉफिट मोटिव क्योंकि डेवलपमेंट भी तो हो गया है ना। हाउ दे ओपन, तब ये ओपन कैसे हुए थे? देखो इसको PSB ने, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने इनको स्पॉन्सर किया था, बट जो उसका वर्क था वर्क विद डिफरेंट नेम्स, ठीक है, अलग अलग नाम से काम करते थे। ये नहीं था कि उसी के नाम से काम करें। 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, 35% स्पॉन्सर्ड बैंक का और 15% स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। इसका आप समझ में रहे हैं, जो RRB है उसमें 50% गवर्नमेंट है, 35% स्पॉन्सर्ड बैंक लगा रही है, और 15% शेयर्स हैं स्टेट बैंक के, स्टेट गवर्नमेंट के। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या हैं इसके साथ। तो इसका क्या है कि नंबर रोज टू 1000 फ्रॉम 196। तो स्टार्टिंग में 196 बने थे और उसका नंबर हज़ारों में पहुंच गया, 1000 तक में पहुंच गया। बट रनिंग इन लूज, लोन टेकन बाय फार्मर्स, बैड फसल,
ठीक है। लीड्स टू लोन माफ़ी, क्या हो रहा है कि भाई लोन माफ़ कर दिया जाए, कर्ज माफ़ी वो होता है कि भाई, है ना। तो ये आज भी प्रॉब्लम ये सब चल रही हैं। तो इम्पैक्ट क्या होता है, किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, स्पॉन्सर्ड बैंक में जो अपने पैसे लगा रहे हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि मर्ज कर दो, ठीक है, नंबर कम हो जाना चाहिए, तो नंबर को घटा के कर दिया गया 56 से। सोच रहे हैं आप कितना कम कर दिया। अब आ जाते हैं नॉन शेड्यूल बैंक में। नॉन शेड्यूल बैंक्स जो होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। कौन से होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स वर्क अंडर म्यूचुअल कॉपरेशन में काम करते हैं, ठीक है। इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। दो तरह के होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो स्टेट कोऑपरेटिव जो होते हैं रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, है ना। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर रजिस्टर करा गया है। और सेकेंड लेवल जो है इसका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव और विलेज प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए। तो ये तो हम बात करें स्टेट की। अब अगर अर्बन की बात करें तो रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, है ना। तो ये मल्टी स्टेट का है और वो आपका सिंगल स्टेट का है, सोसाइटीज़ का है। तो कैन ऑपरेट इन मोर देन वन स्टेट, इसको हम एक से ज़्यादा स्टेट में कर सकते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को। तो इसका डुअल रेगुलेशन होता है, दो रेगुलेशन होते हैं, एक तो बैंकिंग करना बाय आरबीआई और मैनेजमेंट बाय स्टेट, ठीक है। तो ये था हमारा शेड्यूल बैंक्स का। आगे जाते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग, चलिए। नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट जो थी बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म ला दी थी। क्या था ये, नरसिम्हा जो पहले फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लाए। क्या एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसलिए फोर्सफुली रिक्वायर्ड करा गया बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए। 1991 की बात है, नरसिम्हा कमेटी 1 आई। उसमें क्या था कि नो मोर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, कि भाई अब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक नहीं होगा, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को हम इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है। कंप्लीटली कंप्यूटराइजेशन होगा। वीकर बैंक्स शुड नॉट बी मर्ज विद बिग बैंक्स, जिनको वीक बैंक्स हैं उनको हम बिग बैंक के साथ नहीं मर्ज करेंगे। कुछ बैंक्स को ग्लोबली प्रमोट करेंगे, ठीक है। रेशनलाइजेशन होगा इंटरेस्ट का। लोअर सीआरआर एंड एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, इन दोनों को लोअर करेंगे, लोअर रखा जाएगा। प्रॉफिट बैंक्स को लिस्ट करा जाएगा। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को एसेट दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। पीएसएल की बात कर लेते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है, सम सेक्टर्स ऑफ आरबीआई कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कुछ आरबीआई के सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं पूरी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री की। तो लोन्स उनको रिक्वायर करे जाएंगे, ठीक है, दिए जाएंगे। सो पुट इन पीएसएल, उनको जिनको लोन्स दें उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में डाल दिया भाई, इसको हम प्रायोरिटी देंगे। बट दिस लैंड्स टू एनपीए, उससे क्या हो गया, नॉन प्रॉफिट एसेट्स पैदा हो गई। अगर कोई लोन नहीं चुकाएगा तो एनपीए पैदा होगा, ठीक है। तो इसलिए बैंक्स रिलेक्टेंट थे। सो आरबीआई मैंडेटेड पीएसएल विद सब कैटेगराइजेशन कर दिया उन्होंने। 18% लोन एग्रीकल्चर को मिलेगा, 40% लोन पीएसएल को मिलेगा, ठीक है। 40% पीएसएल में रहेगा। बैंक्स विद 20+ ब्रांचेस जो हैं उनको 40% फॉरेन और इंडियन रिजर्व रखना होगा। फॉरेन बैंक्स जो हैं उसकी जो फॉरेन बैंक्स हैं उसकी वर्किंग ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके पास जो होता है 20 ब्रांचेस से ज़्यादा होगा तो उसे 32% दिया जाएगा विद नो सब कैटेगरी। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसको, बस लास्ट और पढ़ लें। 1998 में, मतलब 7 साल बाद नरसिम्हा कमेटी सेकंड आई। उन्होंने रिव्यू करा फर्स्ट वाली रिपोर्ट को। ऑल्सो एम फॉर फर्दर स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, उन्होंने फोकस करा बैंक के साइजेस को, ठीक है। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं नरसिम्हा कमेटी को। नरसिम्हा जो थे पहले फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, तो इसलिए फोर्सफुली बैंकिंग उन्होंने बैंकिंग रिफॉर्म्स बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आए थे। अब 1991 की बात करते हैं। 1991 में पहली की कमेटी आई थी और 7 साल बाद 1998 में दूसरी कमेटी आई थी। पहली कमेटी ने कहा था कि नेशनलाइजेशन को रोक दिया जाए, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को इक्वली ट्रीट करा जाए, कंप्लीट कंप्यूटराइजेशन होगा और जो वीक बैंक्स हैं उनको हम बिग बैंक के साथ मर्ज नहीं करेंगे, कुछ बैंक्स को हम ग्लोबली प्रमोट करेंगे और
रेशनलाइजेशन होगा, मतलब सोच समझ के इंटरेस्ट रेट्स सेट करे जाएंगे और CRR और SLR को कम करा जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट बैंक्स को लिस्ट करा जाएगा और जितनी भी रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको एसेट प्रोवाइड करा जाएगा। अब ये PSL क्या था? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब उन सेक्टर्स को हम प्रायोरिटी देंगे रुपए देने के लिए जो सेक्टर डेवलप कर रहे हैं या फिर जिन पे हमने फोकस कर रखा है, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी लैंडिंग करने के लिए। तो उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में रखा गया। अच्छा, जब ये चीज़ NPA जनरेट करा इसने, तो हमने क्या करा, फिर बाद में 80% लोन फिक्स कर दिया, इतना एग्रीकल्चर को देना है, इतना PSL में रखना है। जिसकी ब्रांचेस ज़्यादा हैं उसको ज़्यादा % दे दिया और जिसकी ब्रांचेस कम है, ठीक है, फॉरेन ब्रांचेस जो थी, तो फिर अगर फॉरेन ब्रांचेस 20 से ज़्यादा है तो उसको 32% मिल जाएगा। ठीक है, ये था। नरसिम्हा राव जो कमेटी सेकंड आई थी उसने पहली वाली का रिपोर्ट देखा, उसके बाद में उन्होंने और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए स्ट्रेंथनिंग करा और उन्होंने फोकस करा बैंक के साइज़ को कि भाई साइज़ कैसे बढ़ाया जाए। तो ये हमारी कुल मिला के आज हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी। तो आज हमने डिस्कस करा है यहाँ से, आज हमने RBI का इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था RBI में, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर देखा RBI का, कौन कौन से गवर्नर थे, डिप्टी गवर्नर, उसके फंक्शन देखे हमने RBI के। उसके बाद में हमने देखा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है इंडिया में। फिर हमने देखा नेशनलाइज्ड बैंक्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स के, वो कौन से होते हैं नेशनलाइज्ड बैंक। फिर उसके बाद में हमने बैंक का क्लासिफिकेशन करा, 2 तरह के होते हैं, शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड में भी कॉमर्शियल और RRB, और नॉन शेड्यूल को कोऑपरेटिव कहते हैं। कोऑपरेटिव में स्टेट कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव। ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ा और हमने नरसिम्हा राव कमेटी पढ़ी जिसने बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स ला के रख दिए थे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। लाइक, शेयर एंड कमेंट। ओके, थैंक यू, बाय बाय।